नमस्कार, स्वागत है दोस्तों उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे बिंदु पर चर्चा करें तो हमारा पिछली कक्षा से बिंदु चल रहा है, पिछली पूर्व कक्षा से ही चल रहा है। कौन सा? अर्थ विचार। कौन से बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? अर्थ विचार पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो चर्चा अनवरत है वह किस पर है? वह अर्थ विचार पर है। अनवरत जारी चर्चा अर्थ विचार पर। और अर्थ विचार की बात की जाए तो आपको मैं मौखिक ही बता दूं, वैसे तो आपको याद ही हो गए होंगे कि अर्थ विचार में हम कौन कौन से बिंदुओं को विस्तार देते हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अर्थ विचार में पढ़ा जाता है वह है आपका कौन सा? विलोम शब्द, तत्पश्चात पर्यायवाची शब्द, उसके पश्चात वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके पश्चात आपके युग्म शब्द। दोस्तों, खुशी की बात यह है ये सारे बिंदु हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस अर्थ विचार के संदर्भ में एक बहुत ही खूबसूरत और बेहद ही प्रचलित बिंदु का अध्ययन करने वाले हैं। हालांकि इस बिंदु को उदाहरणों की संख्या में बांधें तो 5 या 10 उदाहरण पढ़ करके हम निश्चित नहीं कर सकते। एक भ्रांति दूर करने वाला बिंदु आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे मस्तिष्क के बहुत सारे मनोविकारों को, एक विसंगतियों को एक सही रास्ता देगा। बिल्कुल, क्लाइमैक्स खत्म करते हुए मैं उस टॉपिक का नाम बताता हूं दोस्तों। ये लीजिए, मैंने आपके समक्ष रख दिया क्या? एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। नाम से ही ध्यान रखना, इस शब्द में ही पूरा बिंदु छुपा है। इस शब्द में ही बिंदु छुपा है। एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो लगते तो क्या हैं? एक अर्थ के, प्रतीत होते हैं। प्रतीत का मतलब लगना, आभास होना। ये लो जी, आभास। एकार्थी आभासी भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी आभासी भिन्नार्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो हमें लगते हैं, होते नहीं हैं। दोस्तों, होने और लगने में बहुत अंतर होता है। अनुमान और अनुभव में अंतर होता है। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होगा। बस यही चीज़ है यहाँ जो समझने वाली है। क्या कह रहा है? एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। इस टॉपिक को समझते हैं। क्या कह रहा है ये बिंदु? एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो हमें लगता तो है कि ये एक जैसे हैं, पर वास्तव में और बहुत बार, यहाँ तक कि मैं स्वयं और आप मेरे दोस्तों और बहुत सारे अन्य भाषाविद, भाषा के अध्येता, भाषा के श्रोता, भाषा के वक्ता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, बस क्योंकि वो अपना उद्देश्य यह समझते हैं। हालांकि ये वास्तविकता भी है। संचार का उद्देश्य क्या है? अनुभव की साझेदारी। विल्बर श्रेम महोदय ने क्या कहा था? संचार अनुभवों की साझेदारी है। ट्रांसपेरेंट ऑफ और एक्सपीरियंस अर्थात आप अपने एक्सपीरियंस का, आप अपने अनुभव का, आप अपनी समझ का स्थानांतरण कर रहे हैं, वही ट्रांसफर है। वही आपका अधिगम, वही आपका संचार ट्रांसपेरेंट है अर्थात अनुभवों का ट्रांसफर होना, अनुभवों का स्थानांतरण होना, विचारों का स्थानांतरण हो रहा, विचारों का आदान प्रदान होना, विचारों का लेन देन होना। मैं बहुत सारे पर्याय शब्द बोल रहा हूँ, अंग्रेजी, हिंदी, बाइलिंगुअल, सब कुछ समझ लीजिए। कहना क्या चाहा है मैंने कि हम जब हमारी बात को दूसरों तक जिस तरीके से पहुंचा रहे हैं और सामने वाले ने यदि उस बात को उसी तरीके में समझ लिया तो हमारा काम समाप्त, हमारा काम पूर्ण हुआ और सफल भी हुआ। कहने का मतलब यह हुआ, बहुत बार नहीं कहते कि हम बातों बातों में कि यार मेरे कहने का तू मतलब समझ नहीं पा रहा है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब तो ऐसा था। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। बात समझ में आ गई? तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि नासमझी से या अज्ञानतावश
ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो वास्तव में उस जगह प्रयोग करने योग्य नहीं था। उसके विकल्प में हम वास्तविक शब्द का प्रयोग नहीं करते और अन्य विकल्प देख करके हम उसकी जगह कोई ऐसा शब्द प्रयोग में ले जाते हैं जो हमें पता था, हमें विदित था। तो एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द भी कुछ इसी प्रकार के हैं। इसकी थ्योरी की बात करें तो इसकी थ्योरी में देखो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसा कोई शब्द जो लगता तो है कि एक जैसा है और वास्तव में अर्थ क्या होता है उसका अलग। अर्थात ऐसे शब्द जो पढ़ने पर एक समान अर्थ के प्रतीत होते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने पर एक समान अर्थ के प्रतीत होते हैं लेकिन उनका वास्तविक अर्थ अलग होता है। लेकिन उनका वास्तविक अर्थ अलग होता है। मेरे कहने का आशय है यह है दोस्तों कि ऐसे शब्द जो लगते तो हमें एक जैसे हैं पर वास्तव में वो एक नहीं होते, वास्तव में वो अलग होते हैं। ऐसे शब्द जो एक जैसे प्रतीत होते हैं पर उनका वास्तव में अर्थ क्या होता है, अलग होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, एकार्थी लगने वाले अलग अर्थ के शब्द। एकार्थी प्रतीत होने वाले, एकार्थी आभास होने वाले, एकार्थी लगने वाले भिन्नार्थक शब्द, अलग शब्द। बात आई इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। बात अगली महत्वपूर्ण जो चर्चा की है वह क्या है कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों इनकी ज़रूरत हम क्या करते हैं, भ्रमवश पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में इनको स्थान दिया गया, इनको स्थान दे दिया जाता है। कुछ समझ में आया कि हम भ्रमवश पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में उनका प्रयोग कर जाते हैं। अभी अभी हमने पर्यायवाची शब्द पर भी पूर्व की कक्षा में चर्चा कर रही थी। पूर्व की कक्षा में जो चर्चा रही थी वो हमारी कौन सी रही थी, पर्यायवाची। जो अभी अभी के पढ़े टॉपिकों में, अभी अभी का पढ़ने से टॉपिक मेरा यह है कि जो हम चंद समय पहले पढ़ चुके हैं, चंद कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, चंद कक्षा पहले, चंद समय अवधि के पहले हम जिस बात पर चर्चा कर चुके हैं, इस अर्थ विचार के संपूर्ण बिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ जो पूर्व की कुछ कक्षाओं से अनवरत चले आ रहे हैं। अर्थ विचार में चाहे विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो या युग्म शब्द हो, ये सारे के सारे बिंदु एक ही घेरे के, एक ही साइकिल के टायर के ऊपर नीचे चारों तरफ घूमते हुए थे, एक ही सर्कल में चक्कर लगाने वाले व्यक्ति हैं ये। तो हम भ्रमवश पर्यायवाची शब्दों में क्या कर बैठते हैं, एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसका प्रयोग क्यों हुआ, वही वाली बात, भ्रमवश। क्योंकि ये तो है, कर तो रहे हैं हम गलती, एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो गलती ही कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, भ्रमवश कथन या समझ को सरल बनाने हेतु, कथन या समझ को सरल बनाने हेतु इनके प्रयोग को गति मिली, इनके प्रयोग को गति मिली। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा दोस्तों। उदाहरण बड़ी बात याद करना, उदाहरण याद करना बड़ी बात नहीं है। जब तक आपको टॉपिक की थीम क्लियर नहीं होती उदाहरण पर हम नहीं जाएंगे। उदाहरण बाद में की बातें हैं, थीम समझ में आ गई, उदाहरण गिनती नहीं रखते। उदाहरण आप कम भी याद कर लिए तो काम चल जाएगा। अगर आप उसका बेसिक सेंस पता है, उसका भाव पता है कि ये बिंदु कहना क्या चाहता है, उसकी पृष्ठभूमि से आप परिचित हैं, उसकी भूमिका से परिचित हैं, तो आप प्रश्न के जवाब तक पहुंच जाते हैं। इसी तो कहते हैं अनुभव के आधार पर जवाब देना। और ये अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं
कि एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द क्या हैं, तो सबसे पहली बात तो आ गई क्या कि ऐसे शब्द जो पढ़ने पर एक समान अर्थ के प्रतीत होते हैं लेकिन उनका वास्तविक अर्थ क्या होता है, अलग होता है, उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहा गया। उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहा गया। उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कह दिया गया कि जब वो वास्तव में होते तो अलग हैं, समझ बैठते हैं एक। ऐसा क्यों किया, तो भ्रमवश किया। सबसे पहली बात, पर्यायवाची के शब्दों के प्रयोग में स्थान दे दिया जाता है कि हम उसके पर्याय शब्द में इसको स्थान देते हैं कि हो सकता है, कोशिश ये रहती है, हम मान बैठते हैं कि इसका पर्यायवाची यही होगा और उसके पर्यायवाची के संदर्भ में हम उसको स्थान दे बैठते हैं और यही हमारी क्या होती है दोस्तों, भूल होती है। क्या होती है, भूल होती है। समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है? क्या जैसे हम बात करें कि एक तो होता है जैसे वीरता शब्द, समझना, एक शब्द तो कौन सा है, वीरता, और एक शब्द कौन सा है, साहस। बहुत बार हमने ये लाइन सुनी है, बहुत बार। क्या क्रांतिकारियों ने वीरतापूर्ण कार्य किए, क्रांतिकारियों ने साहसपूर्ण कार्य किए, वीरतापूर्ण कार्य किए और साहसपूर्ण कार्य किए। लेकिन और इस बात को हम कह देते भी हैं कि मोहन में वीरता का भाव है। तो वीरता का मतलब क्या है भाई, अरे वो साहसी है। वीरता और साहसी लगते तो वास्तव में एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं, बस यही चीज़ है। एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। वीरता चीज़ अलग है, वीरता चीज़ अलग है, साहस अलग है, साहस अलग है। साहस आपकी हिम्मत के संदर्भ में है, वीरता हिम्मत से संदर्भ नहीं रखती। वीरता क्या होती है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, जिससे आपका बिंदु और सरलता प्राप्त करेगा। वीरता होती है प्राकृतिक शक्ति, प्राकृतिक प्राप्त शक्ति। वीरता क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक शक्ति होती है, पहले से ही प्राप्त, ऑलरेडी हमें मिली हुई, जिसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक शक्ति। क्या होती है, वीरता होती है। आप इसको ये कह सकते हो कि एक नैसर्गिक गुण हो गया। ये क्या हो गया, एक दोस्तों नैसर्गिक गुण हो गया। लेकिन जो साहस होता है ना, साहस, यह होता है भय रहित। साहस किसको कहते हैं, जिसको डर नहीं लगता, वो साहसी, डर रहित साहस। जरूरी नहीं है कि हर एक वीर व्यक्ति साहसी भी हो, हर एक वीर व्यक्ति साहसी भी हो, जरूरी नहीं। वीरता का भाव क्या है, प्राकृतिक शक्ति हो गई। आप इसको एक नेचुरल, एक नैसर्गिक गुण मान सकते हो वीरता का भाव। साहस क्या है, डर को जीतना। जिसने अपने डर को जीता वो तो क्या हो गया, साहस। और जो ऑलरेडी अपने आप में ही प्राकृतिक शक्ति प्राप्त है उसे क्या कहेंगे, वीर। दोस्तों लग तो दोनों एक जैसे रहे थे, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये दोनों शब्द लग तो एक जैसे रहे थे, बस इसी को कहा जाता है कि एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो पढ़ने पर एक समान अर्थ के प्रतीत होते हैं लेकिन उनका वास्तविक अर्थ क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका प्रयोग क्यों किया, तो मैंने क्या कहा, भ्रमवश पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में इनको स्थान दे दिया जाता है। भ्रमवश स्थान दे दिया गया, या हम यह कहें कथन या समझ को, अर्थात हम किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हैं और मैंने कहा कि उसमें वीरता का गुण है, श्रोता के वीरता समझ में नहीं आई और मैंने भ्रमवश वीरता को किससे प्रदर्शित कर दिया, मैंने कहा तू साहस तो जानता है ना, हाँ, तो वही होती है वीरता, ये लो। अब उसके जहन में ये भी बैठ गया, मैंने तो गलत बताया था, सामने वाले ने भी ये मान लिया कि साहस और वीरता एक ही है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों को क्या मिलती गई, गति मिलती गई, इनके कोश में, इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। अर्थात ऐसे शब्द जो एक अर्थ के प्रतीत होते हैं पर वास्तव में अर्थ अलग अलग होता है, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, ऐसे शब्द कहलाते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं, एकार्थी प्रतीत होते हैं, एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्न अर्थ के शब्द, एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्न अर्थ के शब्द। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले बिंदु पर, क्या कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, तो इसके उदाहरण कैसे होते हैं, कुछ देखो इस प्रकार से हैं। अति और अधिक, अति और अधिक, बहुत अच्छे से, अति अधिक। अति का मतलब क्या होगा, अधिक का मतलब क्या होगा, यह चीज देखो, लग तो ऐसे रही है, अति यानी भी वही सोचते हैं ज़्यादा, और अधिक का मतलब भी क्या होता है,
ज्यादा। अरे भाई अति और अधिक अगर दोनों चीज एक जैसी ही होती तो अत्यधिक शब्द बनता क्या? अत्यधिक शब्द। समझ में आ रहा है दोस्तों? हम शब्द बोलते हैं अत्यधिक, यण संधि के उदाहरणों में पढ़ा भी जाता है अत्यधिक, अत्यधिक पढ़ा जाता है अत्यधिक, अतियोग अधिक, अतियोग अधिक, अतियोग अधिक, अतियोग अधिक। अगर ये दोनों शब्द एक होते तो इनको संधि में थोड़ी लिया जाता। ये तो शब्द की आवृत्ति हो गई, बार बार आवृत्ति को तो हम दोष कहते हैं, इसको हम कहते हैं अधिपदत्व दोष। जैसे राजा ने अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी, दंड और सजा दोनों बोल रहे हैं। सूर्योदय प्रातः काल के समय होता है, प्रातः काल के समय, काल भी समय और के समय, समय समय दो बार ले लिया आपने, इसको अधिपदत्व दोष कहते हैं। अर्थात एक शब्द का एक से अधिक बार उसी अर्थ में प्रयोग कर देना, अधिपदत्व दोष। ये काव्यों में भी आता है, वाक्य शुद्धि में भी ये चीज आती है। तो अत्यधिक का मतलब क्या हुआ? अति अधिक। अति चीज अलग है, अधिक चीज अलग है, लगते दोनों एक जैसे हैं। एक लाइन सुनी होगी आपने, किसी भी चीज की अति होती है वह अत्याचार होता है, अति अत्याचार होता है। अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अति का मतलब होता है बहुत अधिक, अति का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। और अधिक का मतलब केवल क्या है? ज्यादा है। समझना दोस्तों, मैं इनके अर्थ के आपको दोनों चीजें, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि लगते हमें एक जैसे हैं पर वास्तव में इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है और इस अंतर को ही हमें जानना है, अंतर जानना ही हमारा उद्देश्य है। तो अंतर में हम जैसे बात करें कि अति यानी क्या होगा, तो अति यानी तो बहुत अधिक, अति यानी बहुत अधिक, बहुत बहुत अधिक जिसको हम कह सकते हैं, और अधिक यानी केवल ज्यादा। गर्मी ज्यादा है तो आप कह सकते हो गर्मी अधिक है। आप कहें गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप कहेंगे गर्मी अति हो रही है, अर्थात गर्मी अति है, गर्मी अति है। बिल्कुल, अति यानी बहुत अधिक और अधिक यानी केवल ज्यादा। अधिक यानी केवल ज्यादा, अधिक यानी केवल ज्यादा है। बिल्कुल। अगला देखो, अभिवादन। अभिवादन और अभिनंदन। अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, हम बोलते भी हैं। बहुत बार मंच संचालक होता है, किसी मंच को संचालित कर रहे होता है, तो उस समय वह मेहमानों के या अतिथियों के स्वागत में ये शब्द बोल जाता है कि संपूर्ण उत्कर्ष परिवार की ओर से आज के इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अरे भाई, अभिनंदन चीज़ क्या है, अभिवादन चीज़ क्या है? लग तो एक जैसे रहे, वास्तव में इन दोनों में अंतर है भाई। इन दोनों में अंतर क्या होता है, उस अंतर को भी हम जानेंगे दोस्तों। तो जो आपका अभिवादन होता है, अभिवादन, अभिवादन का मतलब होता है दोस्तों प्रणाम। अभिवादन प्रणाम, अभिवादन यानी प्रणाम। और अभिनंदन का मतलब तो जानते हो, ये वेलकम है आपका, कौन सा? स्वागत। ये क्या है दोस्तों? स्वागत है, स्वागत। ये क्या है आपका? स्वागत है। अभिवादन क्या है दोस्तों? स्वागत। और अभिनंदन क्या है? अभिवादन क्या है? प्रणाम। और अभिनंदन क्या है दोस्तों? स्वागत। अभिवादन, वादन यानी प्रणाम, अभिवादन प्रणाम है। और अभिनंदन का मतलब क्या है दोस्तों? स्वागत है। क्या है? स्वागत। अगला आता है आपका कौन सा? आग्रह और अनुरोध। ये भी बहुत अच्छा शब्द है। एक है अनुरोध और एक है आग्रह। बात दोनों समझना इसको। लग तो एक जैसे रहे हैं, वो तो टॉपिक के नाम से ही पता चल गया कि हम बिंदु कौन सा पढ़ रहे हैं। बिंदु पढ़ रहे हैं एकार्थी लगने वाले अलग अर्थ के शब्द। तो देखो, इनके अर्थ को समझना है, इनकी थ्योरी समझनी है। आग्रह और अनुरोध, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वह होती है जिद। क्या होती है? जिद। तो जो आग्रह होता है वह केवल जिद है। आग्रह जो होता है उसको केवल जिद कह सकते हो, अर्थात जिद यानी हठ। भगवान श्री कृष्ण करते हैं, वो हठ नहीं है। हम देखते हैं बहुत बार, हालांकि ये विडंबना है हमारे देश की, सड़क चौराहे पर देख लिया या कहीं मंदिर प्रांगण के बाहर भी हम देखते हैं, 10 रुपये मांगने के लिए वो बैठ जाते हैं, देने ही पड़ेंगे, 10 तो देकर ही जाओ। क्या कर रहे हैं? वो हठ कर रहे हैं।
हट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण माखन के लिए जैसे मान लिया हट कर रहे हैं। लेकिन जब बात आ जाएगी, लेकिन जब बात अनुरोध की आ जाएगी तो अनुरोध में वही हट तो है, लेकिन इसमें एक भाव जुड़ जाता है दोस्तों आपके विनय का। तो इसको कहा जाता है विनय पूर्वक जिद करे। पिताजी से या मम्मी से बेटे या बेटी को 20 रुपये चाहिए, खिलौने लाने हैं, मैं जाऊंगा खिलौने लाऊंगा, जाऊंगी खिलौने लाऊंगी। यह कौन से में जाएगा? अनुरोध में। यह कौन से में जाएगा? अनुरोध में जाएगा। यह कौन से में जाएगा दोस्तों? अनुरोध में जाएगा। और केवल हट ही करे, केवल जिद ही करे, जिसमें विनय का भाव नहीं होता, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो वह क्या कहलाता है? आपका आग्रह कहलाता है। अनुरोध यानी प्रार्थना पूर्वक, विनय पूर्वक जिद, और आग्रह यानी केवल जिद। आग्रह यानी केवल जिद, और यह क्या है? प्रार्थना पूर्वक जिद। अगला शब्द है आपका अभिभाषण और व्याख्यान। अभिभाषण के बाद का सामने क्या? भाषण, और एक होता है व्याख्यान। कहने का मतलब यह होता है दोस्तों, यह होता है आपका लिखित भाषण। यह क्या होता है? आपका लिखित भाषण। जबकि व्याख्यान की बात करें तो व्याख्यान होता है मौखिक भाषण। ये तो समझ में आ सकता है हमें। अभिभाषण और व्याख्यान दोनों लगते तो एक जैसे हैं, अभिभाषण का मतलब भी प्रेजेंटेशन है और वो भी मौखिक रूप से ही, और व्याख्यान का मतलब भी प्रेजेंटेशन है वो मौखिक रूप से, लेकिन मूल भाव समझो क्या? ये लिखित भाषण है, अर्थात किसी चीज़ को हम देखकर पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को हम देखकर अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो अभिभाषण होगा। जैसे हम कहते हैं कि संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, उस सभा को संबोधित करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र के प्रथम कार्यकाल में या प्रत्येक सत्र के प्रथम बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति खुद थोड़ी भाषण लिखेंगे, राष्ट्रपति के जो सलाहकार होते हैं, जो IAS होते हैं, वो उनको स्पीच तैयार करके दे रहे हैं, अब उनको वो प्रस्तुत करते हैं, अर्थात उस व्याख्यान को पढ़ करके सुनाते हैं। जैसे बजट का अभिभाषण प्रस्तुत कर दिया, बजट का अभिभाषण प्रस्तुत कर दिया गया, तो जो संबंधित वित्त मंत्री होगा या संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि राज्य में तो वित्त मंत्री मुख्यमंत्री को ही कहा जाता है, केंद्र में वित्त मंत्री अलग होते हैं, तो जो वित्त मंत्री होता है, भाषण या वित्त का जो ब्यौरा होता है उसको क्या करते हैं? अभिभाषण करते हैं। लिखे हुए को पढ़कर बोलते हैं और ये मन से बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया? मौखिक भाषण। ये क्या हो गया? मौखिक भाषण। और फिर मैं कहूँ देखो हमारे समक्ष लिखा हुआ है व्याख्यान अर्थात मौखिक भाषण, तो मैंने पढ़ के बताया, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? यह कहलाएगा आपका अभिभाषण। यह क्या कहलाएगा दोस्तों? अभिभाषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिभाषण कहलाएगा। अभिभाषण है। अब आता है अगला कौन सा? अपवाद और निंदा। एक्सेप्शन और निंदा, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अपवाद और निंदा। अपवाद का परिचित होना भी जरूरी है। बहुत बार हमें हिंदी व्याकरण में हो, संस्कृत व्याकरण में हो, अंग्रेजी व्याकरण में हो, यह सुनने को मिल जाता है कि अमुक बिंदु, यह तो अपवाद का शब्द है, यह अपवाद का उदाहरण है। अपवाद का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, अपवाद का मतलब होता है, अरे अगर किसी शब्द को संधि में अपवाद मान लिया गया, मतलब यह हुआ कि उस पर कोई नियम लागू नहीं हो रहा। नियम लागू नहीं हो रहा इसका मतलब कोई तथ्य नहीं है हमारे पास कि ए और ए जुड़ करके ओ बन गया। समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या हो? अपवाद किसको कहा? जिस पर कोई नियम लागू नहीं होता। नियम का मतलब जिस पर कोई फैक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, जिस पर कोई तथ्य लागू नहीं कर सकते। तो बिना तथ्य का हो गया। तो बिना तथ्य हम कोई दोषारोपण करें, दोषारोपण का मतलब बिना तथ्य हम कोई आरोप लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे दोस्तों? तो वो अपवाद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। अर्थात बिना किसी प्रमाण पर है, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रमाण, दोषारोपण, ये तो क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। बिना किसी कारण के, हमारे पास कोई फैक्ट ही नहीं, अगर फैक्ट होता तो नियम हो जाता उसका। उस शब्द को हम अपवाद थोड़ी कहते हैं। अरे भाई ए और ए आ होता है, तो ये तो ये अब आप कहो कि ए और ए आ हो रहा है तथा कक्षा अध्यापक, कक्षा प्लस अध्यापक, ए और ए आ हो रहा है, तो इसको अपवाद कह दो। क्यों कह दें? उस पर तो तथ्य लागू हो गया। बिना किसी प्रमाण के, प्रमाण लागू हो गया, फैक्ट अप्लाई हो गया। जहां नियम लागू नहीं होता उसी को तो अपवाद कहा जाता है। तो अपवाद का मतलब हो गया बिना किसी प्रमाण के हम दोष अप्लाई कर रहे हैं कि यार इस पर कोई नियम लागू नहीं हो रहा, इसलिए यह क्या है? अपवाद है। और निंदा होती है प्रमाण सहित दोषारोपण है, तथ्य सहित दोषारोपण, तथ्यों सहित दोषारोपण।
तथ्यों सहित दोषारोपण। अगर आपके पास प्रमाण है और प्रमाण के साथ अगर किसी पर आरोप लगाया जा रहा है तो वह किस में चला जाएगा दोस्तों? तो उसे आप क्या कहोगे? तो उसे आप अपवाद कहोगे। अगर आपके पास बेस नहीं है तो अपवाद, और बेस आ गया, आपके पास फैक्ट है, तो फैक्ट के साथ यदि आप किसी पर आरोप लगा रहे हो तो वह क्या होता है दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं क्या? फैक्ट वाले को निंदा। फैक्ट वाले को निंदा। आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। देखो, आकार और एक होता है रूप। आकार और रूप। आकार समझना, आकार गोलाकार, अर्थात आकार में कैसा है? गोल। आकार में कैसा है? गोल। आयताकार, अर्थात आकार कैसा है उसका? आयत के जैसा है। आकार कैसा है उसका? आयत के जैसा है। आकार कैसा है उसका? आयत के जैसा है। और यह क्या कहते हैं? यह रूप है। यह इसका क्या है? रूप। सरूप यानी बहुत सुंदर रूप, और कुरूप यानी अच्छा रूप नहीं या बुरा रूप कह सकते हैं। अच्छा रूप नहीं, कुरूप हो गया, बुरा रूप कह सकते हैं। स्वरूप और कुरूप, वही वाली बात आ रही है। आकार, आकार अर्थात लगते तो देखो रूप आकार ऐसे एक जैसे लग रहे हैं, रूप आकार आकृति नहीं, अलग है। आकार का मतलब क्या हो गया? आकार यानी उसकी स्ट्रक्चर, बनावट। आकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? बनावट। और आकार के संदर्भ में ही आकार के साथ साथ ब्रह्मवश कौन सा लेते हैं? रूप। क्या उसकी? रूप। रूप यानी उसकी आकृति, उसकी आकृति, उसकी शक्ल, उसकी शक्ल, उसकी आकृति। चौकोर है, आयत के जैसा है तो आयताकार हो गया, और ये आयत है का आकृति, तो बना हुआ तो रूप और के जैसा आकार। बना हुआ तो रूप और के जैसा क्या हो गया दोस्तों? आकार है। के जैसा क्या हो गया? आकार हो गया। के जैसा क्या हो गया? आकार। अब देखो हैं, मोहनलाल ने अपने व्यापार में क्या करी है? उन्नति करी है। क्या करी है? उन्नति करी है या प्रगति करी है। अब उन्नति और प्रगति ये दोनों चीजें भी अलग अलग हैं। उन्नति और प्रगति लगती तो एक जैसी ही हैं? उन्नति और प्रगति लगती तो एक जैसी है लेकिन है अलग अलग। उन्नति का मतलब उन्नति, उत प्लस नति, उत प्लस नति, संधि में पढ़ते हैं उत प्लस नति, उत प्लस नति। नति यानी विकास और उत यानी ऊपर, ऊपर उठते हुए विकास, ऊपर की ओर विकास, और विकास ऊपर की ओर विकास। ये तो क्या हो गया? उन्नति। और प्रगति यानी साधारण विकास। ये कहीं भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है, वर्तुलाकार भी हो सकता है, स्थान विशेष में भी विकास हो सकता है, विस्तार पाना जिसको कह सकते हैं। तो प्रगति होती है साधारण विकास। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटी क्वालिटी, दोनों चीजें अलग अलग लगती एक जैसी हैं। एक शब्द में क्या कहते हैं? अच्छा करना। रिजल्ट को अच्छा बनाओ, रिजल्ट को अच्छा बनाओ। अब अच्छा में क्वांटिटी बढ़ानी है या क्वालिटी बढ़ानी है? बढ़नी है दोनों। वही वाली बात आ रही है। व्यापार में उन्नति भी होनी चाहिए, व्यापार में प्रगति भी होनी चाहिए, लेकिन उन्नति और प्रगति में ज़्यादा अच्छा कौन रहेगा? ज़्यादा अच्छा लगेगा जो उन्नति होगी हो, प्रगति नहीं। प्रगति में केवल साधारण सा विकास है। आपके पास 3 दुकानें थी, आपने 6 खोल दी, ये साधारण प्रगति कर दी। ये क्या कर दी? साधारण विकास कर दिया। आपके पास 3 दुकानें थी लेकिन उन 3 दुकानों में ही आपने 300 ग्राहक और बढ़ा दिए, वो ऊपर उठते हुए विकास हो गया। आपने मार्केट बढ़ा दिया, आपने मार्केट में अपनी पहचान बढ़ा दी, आपकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ गई। वो क्या कहलाएगी दोस्तों? उसको आप साधारण शब्दों में क्या कहेंगे? उन्नति कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नति कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नति कहेंगे। अब आता है कौन सा आपका अगला है? क्या? काल है। अगला है काल, और काल के समक्ष में, काल के बराबर में कौन सा शब्द आता है? युग। काल के साथ में कौन सा आता है? युग। काल का साधारण अर्थ क्या होता है दोस्तों? समय। काल का साधारण अर्थ क्या होता है? समय। काल अपने आप में एक बिंदु भी होता है, हिंदी व्याकरण में पढ़े जाने वाला बिंदु है, जो हम बहुत बार पढ़ते भी हैं। काल, लिंग वचन कारक और काल। काल यानी समय। और युग क्या होता है? समय की एक सीमा होती है। जैसे पाषाण युग अर्थात पर्वतों के या पत्थरों के जो औजार बनाए जाए थे वहां तक का युग। प्राग ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, औपनिवेशिक युग अर्थात उपनिवेश का समय। तो समय पर बाउंडेशन लगाएं तो समय की सीमा, जहां लिमिटेड टाइम हो रहा है, समय की सीमा तो क्या कहलाएगी दोस्तों?
युग कहलाएगा। आधुनिक काल, भक्ति काल, भक्ति का युग, उस भक्ति तक की है, रीति की बात नहीं करेंगे। रीति काल अलग है, भक्ति काल अलग है, आदि काल अलग है, आधुनिक काल अलग है। तो वो युग हैं, आधुनिक युग, भक्ति युग, रीति युग। युग यानी एक टाइम की बाउंडेशन है, टाइम की लिमिटेशन है, वो क्या हो गया युग। और केवल काल आ रहा है तो वो ओवरऑल समय आ गया। वो क्या आ गया, ओवरऑल समय। जैसे हम कहें कि हिंदी के विकास के काल को, अर्थात हिंदी के ओवरऑल समय को, हिंदी के संपूर्ण समय को युगों में बांटा गया। हिंदी के विकास के काल को, हिंदी शुरू से लेकर के आज तक का जो हिंदी का काल है, जो 1000 वर्ष का समय है, उसे हम 4 युगों में बांटते हैं। युग का मतलब एक लिमिटेड टाइप, ये क्या होता है, पीरियड्स ऑफ टाइम। एक समय की सीमा होती है, पाबंदी का समय होता है, बाउंडेशन में बंधा समय होता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है काल। उसे क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है, काल है। अब आता है अगला, अब अगला आता है क्या, कारण और हेतु। कारण और हेतु, हेतु का मतलब तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। मैंने इस हेतु यह किया है, इस हेतु यह किया। क्यों पढ़ रहे हो भाई, पटवारी बनना है। क्यों पढ़ रहे हो भाई, रीट की परीक्षा पास करनी है। क्यों पढ़ रहे हो भाई, लेखपाल बनना है, हैं? कारण क्या होता है, कार्य संपन्न करने का साधन। कार्य क्या होता है, कारण क्या होता है, कार्य संपन्न करने का साधन। ये साधन है, ये उद्देश्य है। तो ये कार्य संपन्न का, कार्य संपन्न करने का एक, ये तो साधन मात्र है, कार्य संपन्न करने का साधन। और ये क्या होता है, एम, उद्देश्य। हेतु यानी उद्देश्य, उद्देश्य। यह क्या होता है, उद्देश्य। उद्देश्य, कार्य करने का उद्देश्य क्या है, और कारण क्या है। कारण क्या होता है, कारण होता है दोस्तों आपका है कार्य संपन्न करने का साधन। और हेतु क्या हो जाता है, हेतु हो जाता है आपका उद्देश्य। हेतु क्या हो जाता है दोस्तों, उद्देश्य। हेतु क्या हो जाता है, उद्देश्य। अगला आता है चिन्ह। अगला क्या आता है, चिन्ह। चिन्ह यानी निशान, जैसे चोट का निशान। तो मार्क बन गया, चिन्ह बन गया, कट मार्क ऑफ चिन्ह है। तो हमारी ठुड्डी पर चोट का निशान है, वो एक चोट का चिन्ह बना हुआ है। और लक्षण जो होते हैं, लक्षण के लिए कहा जाता है विशेषताएं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के लक्षण, विशेषताएं, महत्व। क्रिया विशेषण, विशेषताएं अर्थात लक्षण। लक्षण का अर्थ क्या होता है भाई, विशेषता। लक्षण का अर्थ क्या होता है, विशेषता। लक्षण अर्थात विशेषता। अगले उदाहरण पर चलते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण क्या है, देखो, एक तो है टीका और एक क्या है, भाष्य। लगती तो है दोनों किसी पुस्तक के आधार पर लिखी जाने वाली पुस्तकें, लेकिन टीका चीज अलग है और भाष्य चीज अलग है, हैं? टीका चीज अलग है और भाष्य चीज अलग है। टीका का मतलब क्या होता है, जैसे हम बहुत बार पढ़ते भी हैं, रामायण की टीका लिखी गई, रामायण की टीका लिखी गई। कई बार हम बोलते हैं रामायण पर भाष्य लिखा गया। भाष्य का मतलब क्या होता है, देखो, टीका का मतलब सामान्य अर्थ लिख देना, सामान्य अर्थ लिखना, या ऐसे समझो किसी पुस्तक का सामान्य अर्थ लिखना। किसका लिखना भाई, किसी पुस्तक का। और भाष्य क्या करता है, किसी पुस्तक की विवेचनात्मक व्याख्या, किसी पुस्तक की विवेचनात्मक व्याख्या। केवल अर्थ बता दिया, वो क्या है, टीका है। केवल अर्थ बता दिया, ये क्या है, केवल दोस्तों टीका। उसके गुण दोष और उसका विवेचन प्रस्तुत कर दिया आपने, तो यह क्या कहलाएगा, विवेचन प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा दोस्तों। तो विवेचन प्रस्तुत कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, भाष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, भाष्य कहेंगे, भाष्य है। अगला है आपका क्या, धारणा या विचार। धारणा या विचार। धारणा, धारणा, मेरी धारणा है, मेरी धारणा है, मेरी धारणा। धारणा मैंने धारण कर ली है। धारणा का मतलब जो आप मान बैठे हो, जो आप मान बैठे हो। और हम मानेंगे किसको, जैसा कि हम सोचते हैं, अर्थात जिस पर हमें विश्वास हो गया, अर्थात यह हमने धारण कर लिया है। धृति धारण करती है, धृति धारण करती है, विश्वास है।
और विचार का मतलब क्या होता है? मेरे विचार से, अर्थात मेरे मत से। आप चाहो तो ये कह सकते हो मेरे मंतव्य से, है, मेरे मंतव्य से। बहुत अच्छे से समझो दोस्तों, मेरे मंतव्य से अर्थात मेरा मत क्या है, मेरे मतानुसार, मेरा मानना और एक मेरा विश्वास। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि अनुमान और अनुभव में अंतर है, वही वाली बात। धारणा अर्थात मेरा विश्वास है और मैं मानता हूँ, माना कि राम क्या है, एक्स है, ये मेरा विचार है, और राम की वास्तव में 100 रुपये है, ये मैंने धारण कर लिया, ये विश्वास हो गया। क्लियर? अगला आता है क्या आपका दोस्तों? निरीक्षक और परीक्षक। दोनों लगते तो हैं जांचकर्ता, बिल्कुल है तो दोनों भाई जांचकर्ता ही, निरीक्षक भी और परीक्षक भी। लेकिन निरीक्षक और परीक्षक क्या करते हैं? निरीक्षक और परीक्षक क्या करते हैं? निरीक्षक यानी ऑब्जर्वेशन, परीक्षक यानी एग्जामिनेशन। ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन, ऐसे समझो। व्यवस्था की जांच, किसी व्यवस्था को जांचने वाला, अर्थात व्यवस्था को जांचना तो निरीक्षण करना, और योग्यता को जांचना क्या कहलाएगा? परीक्षण करना। योग्यता को जांचना, तो योग्यता को जांचना तो क्या है भाई? परीक्षण। और व्यवस्था को जांचना क्या है? निरीक्षण। योग्यता को जांचना क्या है? परीक्षण। और व्यवस्था को जांचना क्या है? निरीक्षण। योग्यता को जांचना परीक्षण और व्यवस्था को जांचना निरीक्षण। अगला है आपका पारितोषिक और पुरस्कार। आपका एक तो है पारितोषिक और एक है पुरस्कार। पारितोषिक, पारितोषिक तो प्रतियोगिता की इनाम, पुरस्कार सेवा की इनाम। समझ में आया? सेवा के समक्ष और प्रतियोगिता पर। जैसे हम कह सकते हैं प्रतियोगिता के विजय के उपलक्ष्य में, प्रतियोगिता के विजय के बाद दिया जाएगा। कोई प्रतियोगिता थी, आपने जीत ली, कोई प्रतियोगिता थी, आपने जीत ली, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता थी, आपने जीत ली, क्विज कंपटीशन था, आपने जीत लिया। तो किसी प्रतियोगिता के जीतने के बाद आपको जो दिया जाएगा वो क्या होगा भाई? वह क्या होगा? पारितोषिक होगा। लेकिन आपके सेवा कार्य की वजह से आपको क्या मिलेगा? पुरस्कार। ध्यान रखना, इसीलिए तो पुरस्कार बड़े होते हैं। पुरस्कार क्या होते हैं? बड़े, क्योंकि इनकी सीमा भी क्या होती है? बड़ी। पुरस्कार के लिए जो आपका ऑब्जर्वेशन या जो आपका एग्जामिनेशन का जो दायरा होता है वो बड़ा होता है। किसी एक प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता जीती, पारितोषिक मिल गया। संपूर्ण जीवन में कितने सारे आपने अच्छे कार्य किए, उसके संदर्भ में आपको क्या मिलेगा? उसके संदर्भ में क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। उसके संदर्भ में क्या मिलेगा? पुरस्कार। अर्थात सेवा कार्य के संबंध में, सेवा कार्य के संदर्भ में दिया जाता है वह तो क्या है? पुरस्कार। और प्रतियोगिता पर दिया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका पारितोषिक। पारितोषिक प्रतियोगिता के विषय में है और पुरस्कार सेवा के विषय में। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने कोई प्रतियोगिता जीती तो आपको क्या मिलेगा? पारितोषिक। और अगर आपने कोई सेवा कार्य अच्छे किए हैं, अच्छे कार्य आपने किए हैं, उसके संदर्भ में अगर आपको कोई भेंट दी जा रही है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वह कहलाता है आपका पुरस्कार। अगला शब्द है बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा। क्या? एक तो है प्रयत्न और एक है आपका प्रयास। एक तो है कौन सा? प्रयत्न और एक है क्या? प्रयास। अब ध्यान दीजिए, प्रयास, प्रयास अपने आप में बड़ा शब्द है। प्रयास और प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब कोशिश। मैंने प्रयत्न किया अर्थात साधारण कोशिश की। मैंने प्रयत्न किया, साधारण कोशिश की। प्रयास किया अर्थात अधिक प्रयत्न किया। समझ में आया कुछ? है किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपने ज़्यादा कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी, तो साधारण सी कोशिश की तो वो तो क्या कहलाया? प्रयत्न। साधारण सी कोशिश तो क्या कहलाया? प्रयत्न। और अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर दिया, आप समझो, साधारण कोशिश तो क्या कहलाई? प्रयत्न। और ये साधारण कोशिश आपने अधिक कर दी, साधारण कोशिश आपने अधिक कर दी अर्थात प्रयत्न को आपने अधिक कर दिया, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रयास कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? प्रयास कहा जाएगा। है करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, बार बार करना है। आप शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, आप शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं दोस्तों, अधिगम के जब हम नियम पढ़ते हैं
क्या? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो यही है वो प्रयास, बार बार रिपीटेशन, ट्राई टू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार पुनः 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 प्रयास। तो वो क्या कहलाएगा? अधिक 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 प्रयत्न। और केवल प्रयत्न का मतलब साधारण सी कोशिश कि आपने परीक्षा में फॉर्म भर दिया, एक किताब ले आए, 4-5 दिन पढ़ लिया, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो जयराम जी की, तो वो क्या कहलाएगा? प्रयत्न कहलाएगा। और आप जड़वत होकर के बैठ गए, 11-11 घंटे की मेहनत कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो प्रयास कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रयास कहलाएगा, प्रयास। अगली बात देखो, अगले बहुत अच्छे शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, बहुत अच्छे हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। आगे आपके 3-3 के जोड़े भी 2 रखे हैं अपने। पहले देखो कौन सा है? एक तो है प्रेम और एक क्या होता है दोस्तों? स्नेह। एक तो है प्रेम और एक क्या है? स्नेह। बस दोस्तों ध्यान देने की बात है, अभी 10 मिनट में सारा बिंदु क्लियर हो जाएगा। क्या? कि प्रेम और स्नेह, प्रेम और स्नेह। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेम और स्नेह, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे स्नेह रखते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं दोस्तों। लगती तो एक जैसी हैं, आज तक हम एक ही अर्थ में इनका प्रयोग करते आए हैं, अभी तक आप और हम एक ही अर्थ में इनका प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रेम चीज़ अलग है, स्नेह चीज़ अलग है। प्रेम कहाँ होगा और स्नेह कहाँ होगा? प्रेम का मतलब होता है सामान्य अनुराग, सामान्य अनुराग। याद आ रहा हो तो दोस्तों, एक टॉपिक होता है हिंदी में रस, रस टॉपिक होता है, जिसमें 3 प्रकार के प्रेम की चर्चा की जाती है। कितने प्रकार की चर्चा की जाती है? 3 प्रकार के प्रेम की चर्चा की जाती है। वो 3 प्रकार का प्रेम क्या क्या होता है वो जानो। हालांकि प्रेम को बांटा नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखना, प्रेम को बांटा नहीं जा सकता। ये प्रेम की श्रेणियां हो गई हैं, 3 प्रकार की श्रेणियां हो गई हैं प्रेम की। सबसे पहला समवयस्क, अर्थात उम्र या आयु में एक जैसों में प्रेम। 2 दोस्तों में भी हो सकता है, 2 भाइयों में भी हो सकता है, 2 भाई बहनों में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है, सखियों में हो सकता है, मित्रों में हो सकता है। वह कौन सा है? समवयस्क वाला प्रेम। प्रेम नंबर 1, इसका नाम है आपका श्रृंगार। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? हिंदी काव्य में श्रृंगार रस कहा जाता है, जिसका स्थायी भाव होता है रति, अर्थात जिसमें तड़प का भाव ज़्यादा हो। क्लियर? पहली बात वापस से सुन लो, प्रेम के 3 स्थितियां, 3 श्रेणियां हैं। हालांकि है ये थोड़ी गहरी बात, पर समझ में आ जाएगी, कठिन भी नहीं है, असंभव कुछ नहीं। 3 प्रकार के प्रेम की श्रेणी। सबसे पहली कौन सी बताई मैंने आपको? समवयस्क वाली श्रेणी। इस शब्द को समझाने के लिए सारा वर्णन बिल्कुल वृत्तांत गा रहा हूँ आपके समक्ष, ध्यान से सुनो इसको। तो सबसे पहला तो कौन सा हुआ? समवयस्क वाला, जिसको हम कहते हैं श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। ठीक है। दूसरा, ये तो पहला है। दूसरा, एक बड़ा एक छोटा। एक बड़ा है और एक क्या है दोस्तों? छोटा। एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। पहला छोटा दूसरा बड़ा हो सकता है, दूसरा बड़ा या पहला छोटा हो सकता है, कोई भी हो। इस स्थिति में उदाहरण दे रहा हूं, जैसे पिता पुत्र हो गया, जैसे पिता पुत्र हो गया, माता पुत्र हो गया, माँ और पुत्र हो गया। हो सकता है माँ और पुत्री का हो या पिता और पुत्री में हो, पिता और पुत्री के प्रेम का भाव हो, या हम कह सकते हैं गुरु शिष्य में। हम क्या कहते हैं? जैसे गुरु शिष्य में, क्योंकि गुरु शिष्य में भी पिता पुत्रवत संबंध होता है, पिता पुत्रवत संबंध होता है। बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, जब एक बड़ा और एक छोटा हो, जब समवयस्क के प्रेम का भाव है तो उसको श्रृंगार प्रकार का प्रेम कहा गया, जिसे रति कहा जाता है, जिसमें एक दूसरे को बराबर अपेक्षाएं होती हैं, एक को दूसरे से बराबर अपेक्षाएं होती हैं। ए और बै समवयस्क का प्रेम है। भगवान श्री राम और सीता का प्रेम है, राधा और कृष्ण का प्रेम है, गोपियों और कृष्ण का प्रेम है। यह श्रृंगार प्रकार का प्रेम है, जिसमें गोपियां यह चाहती हैं कि हम कृष्ण के लिए तड़प रही हैं तो कृष्ण भी हमारे लिए तड़पें, अर्थात जिसमें दोनों की अपेक्षाएं सम हो, बराबर हो, तो वहाँ श्रृंगार प्रकार का प्रेम है। जिसके स्थायी भाव की भी चर्चा करें तो दोस्तों इसका स्थायी भाव होता है रति। प्रेम के संदर्भ में हल्का सा परिचय में होना चाहिए। अब दूसरा है एक बड़ा और एक छोटा, जैसे पिता पुत्र का प्रेम हो, पिता पुत्री का प्रेम हो, माता और संतान कह सकते हैं, पिता और संतान कह सकते हैं, या माता पिता का संतान से, गुरुओं का शिष्य से।
ऐसा जो प्रेम होता है इसमें एक को अपेक्षा नहीं होती, बड़े को छोटे से कोई अपेक्षा नहीं है। माता पिता अपनी संतान से कोई अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन संतान की हर अपेक्षा को माता पिता पूरा कर रहे हैं। गुरु को शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, गुरु को शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शिष्य गुरु से अपेक्षा रखता है कि अच्छा ज्ञान मिलता रहे, समय पर मिलता रहे, काम में आने वाला देते रहें। इसका मतलब जहां एक बड़ा और एक छोटा हो, इसको कहा जाता है दोस्तों वत्सल। इसको क्या कहते हैं? वात्सल्य। इसको कौन सा प्रेम कहते हैं? वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव है दोस्तों वत्सल। क्या है दोस्तों? स्थायी भाव वत्सल। वत्सल ममता का भाव जिसमें होता है, ममत्व का भाव होता है जिसमें, ममत्व का भाव होता है जिसमें दुख होने पर बिल्कुल गोद में लेकर के उसको दुलार किया जा सके, वो है वात्सल्य प्रेम। माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को नहला के छल के जल से है पिन्हाती कपड़े, कि हल्के से छलते और गुनगुने पानी से नहला करके उनको कपड़े पहना रही है। ये कौन से प्रकार का प्रेम आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है वात्सल्य प्रकार का प्रेम। तीसरा और अंतिम जो प्रेम की स्थिति को बयां करता है वह है आपका क्या? भगवान का भक्त से। भगवान का किससे दोस्तों? भक्त से। भगवान का भक्त से और भक्त का भगवान से। इनका जो आपस का प्रेम होता है, भक्त के बिना भगवान अधूरा, भगवान के बिना भक्त अधूरा, वो वाला प्रेम, इसको कहा जाता है भक्ति रस। क्या कहा जाता है दोस्तों? भक्ति रस कहा जाता है। भक्ति रस काव्य शास्त्र बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत काम की चीज है। भक्ति रस। जब आपको स्नेह और प्रेम का अंतर समझना हो तो ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि वास्तविक प्रेम होता क्या है। तो जब भक्त का भगवान से प्रेम हो या भगवान का भक्त से प्रेम हो, जैसा कि हम कह सकते हैं, बिल्कुल जैसा कि हम कह सकते हैं सूरदास को कृष्ण से था, मीरा को कृष्ण से, हालांकि वो उनकी प्रेम के भाव की थी, लेकिन भक्त का जैसे रसखान को श्री कृष्ण से हुआ है, वाल्मीकि को राम से हुआ, तुलसी को राम से हुआ, तुलसी को राम से हुआ, कबीर को परमात्मा से हुआ, कबीर को परमात्मा से हुआ, जायसी को परमात्मा से हुआ। यह जो प्रेम होता है दोस्तों, इसे कहते हैं भगवान का भक्त से प्रेम, भक्त का भगवान से प्रेम, भक्त का भगवान से है। जैसे कि भागीरथी और गंगा, भागीरथ और गंगा का प्रेम। यह वाला कौन सा है दोस्तों? भक्ति रस, अर्थात भक्ति के प्रकार का प्रेम। प्रेम की तीनों प्रकार की श्रेणियां आपको समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दी। अब बात आती है कि सर ये प्रेम और स्नेह क्या चीज है? तो ध्यान रखना, प्रेम का सामान्य अर्थ होता है सामान्य अनुराग। इनमें से कोई सा भी हो प्रेम है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्रेम। ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों? प्रेम। लेकिन केवल स्नेह की बात की जाए, केवल स्नेह की बात की जाए तो स्नेह का संबंध आपके किससे होता है? वात्सल्य से। किससे होता है? वात्सल्य से। अर्थात मैं यहां स्नेह लिखूंगा। स्नेह का मतलब होता है अपनों से, अपने से छोटों के प्रति अनुराग। यह तो कौन सा है? सामान्य अनुराग। यह तो क्या है? सामान्य अनुराग। लेकिन जहां स्नेह का भाव होता है दोस्तों, वहां होता है स्वयं से छोटों के प्रति, अर्थात छोटों के प्रति जो लगाव का भाव होगा। छोटों के प्रति लगाव का भाव, छोटों के प्रति जो लगाव का भाव होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है स्नेह। उसे क्या कहा जाता है? स्नेह। और प्रेम का मतलब केवल क्या होगा? प्रेम का मतलब होता है आपका सामान्य अनुराग। प्रेम का मतलब क्या होगा? सामान्य अनुराग। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों। अब आता है आपका कौन सा? संपत्ति और वैभव। संपत्ति और वैभव। संपत्ति का मतलब सबको पता है क्या? धन। वैभव का मतलब धन नहीं होता है। वैभव का मतलब होता है क्या? ऐश्वर्य। वैभव का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विच्छेदी पूछे तो ईश्वर प्लस ये प्रत्यय है। ये ध्यान रखना, ईश्वर में क्या जुड़ा हुआ है? ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, विशेष प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए एक ही जगह आई बनता है। ऐश्वर्य दोस्तों दो शब्द होते हैं, एक होता है अमीर, एक होता है रईस। अमीर के पास पैसा है, रईस के पास पैसे को खर्च करने का कलेजा होता है। अमीरी घमंड का परिचायक होती है, रईसी भाव का परिचायक होती है। रईस अलग चीज होता है, अमीर अलग चीज होता है। अमीर घृणा कर सकता है, रईस में दया होगी। समझ में आया मेरे कहने का मतलब? वही चीज यहां आ रही है। संपत्ति सबके पास हो सकती है, वैभव सबके पास नहीं होता। वैभव ईश्वरीय ताकत है, जो भगवान से मिलता है वो है ऐश्वर्य।
और जो अर्जित किया जा रहा है वो क्या है? संपत्ति। कमा सकते हो, ये नहीं कमा सकते, ये नहीं कमा सकते, क्योंकि ये हमारे वश में ही नहीं है। ये दैवीय शक्ति है, दैवीय ताकत है, दैवीय आशीर्वाद है। तो जब ईश्वर का भाव हो रहा है, ईश्वर की संपत्ति है, ईश्वर के द्वारा संपन्नता मिल रही है, उसे कहा जाता है वैभव। और जो अर्जित की जा रही है वो क्या है? आपकी संपत्ति या अर्थात धन। संपत्ति या धन। अगला शब्द बहुत ही अलग और स्पष्ट अर्थ देने वाला है। कौन सा दोस्तों? हत्या और बलिदान। हत्या और बलिदान। हत्या का मतलब क्या होता है? हत्या का मतलब हत्या कर देना अर्थात प्राण लेना। प्राण लेना, हत्या यानी प्राण लेना। लेकिन बलिदान का मतलब होता है किसी हित में, किसी हित में, या हम कहें देश हित में प्राण देना। देश हित में प्राण देना, ये तो क्या कहलाएगा? बलिदान कहलाएगा। देश के हित में आपने जान दी है, ये क्या कहलाया आपका दोस्तों? ये है आपका बलिदान कहलाया। देश हित में प्राण देना है, देश हित में प्राण देना, ये तो क्या कहलाया आपका? बलिदान कहलाया। ये क्या कहलाया? बलिदान। और यदि किसी की जान ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? हत्या अर्थात प्राण लेना है, प्राण लेना। अब ये तीन तीन शब्द हैं, जिस प्रकार से दो दो ही एकार्थी प्रतीत होने वाले अलग अलग अर्थ के शब्द हैं, वैसे तीन तीन हैं। ये तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, जैसे ये दोनों शब्द एक जैसे लग रहे थे अब तक, ये तीनों शब्द हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे दोस्तों किसकी? अनुसंधान। सबसे पहले हम बात करना चाहें किसकी दोस्तों? अनुसंधान। तो अनुसंधान का मतलब क्या होता है? अनुसंधान खोज है। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रहस्य का पता लगाना। रहस्य का पता लगाना, अनुसंधान। अनुसंधान जैसे कि आप पीएचडी करते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों? रहस्य का पता लगाते हैं। अर्थात कोई भी विषय विशेष पर पीएचडी कर रहे हैं तो उस बिंदु में छुपी हुई ऐसी बात जो किसी को आज से पहले पता नहीं थी, तो वो रहस्य हो गया, तो उसका पता लगाना क्या कहलाता है? अनुसंधान। क्या कहलाता है? अनुसंधान। अन्वेषण का मतलब होता है किसी स्थान की खोज, किसी स्थान की खोज करना, किसी स्थान की खोज अर्थात ऐसी जगह ढूंढ लेना जो किसी को पता नहीं थी, किसी स्थान विशेष की अर्थात अज्ञात स्थान की खोज। आप ये कह सकते हो दोस्तों अज्ञात स्थान, किसी स्थान से संदर्भ क्या है? अज्ञात स्थान की खोज। ऐसे समझो और भी सरल हो गया ये। अज्ञात स्थान की खोज कर लेना क्या कहलाएगा? अन्वेषण है। अज्ञात स्थान की खोज कर लेना क्या कहलाएगा? अन्वेषण। और अनुसंधान क्या है? रहस्य का पता लगाना। आविष्कार तो सब जानते ही हैं। आविष्कार तो क्या होता है? नई वस्तु की खोज, नई वस्तु की खोज, नई वस्तु की खोज। बहुत अच्छे से समझो। अनुसंधान मतलब छुपी हुई बात का पता लगा लिया, रहस्य छुपा हुआ था पता लगा लिया। अन्वेषण स्थान की खोज है, और आविष्कार वस्तु की खोज है। आविष्कार वस्तु की खोज है दोस्तों। अगली बात पर हम प्रकाश डालें। अगला हमारा जो तथ्य है, अगला हमारा जो शब्द है, देखो स्त्री, पत्नी और महिला। स्त्री, पत्नी और महिला, यह भी बहुत ही अच्छा शब्द है। तीनों हमें लगते एक जैसे हैं। हमारी जैसे माँ स्त्री भी है, वो पत्नी भी है और एक महिला भी है, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग संदर्भ में होगा। तीनों का अर्थ अलग अलग संदर्भ में होगा। स्त्री की बात की जाए तो स्त्री होती है क्या? सामान्य महिला। सामान्य महिला को हम क्या कहेंगे? स्त्री। सामान्य महिला को क्या कहेंगे? स्त्री कहेंगे। पत्नी, हर कोई महिला पत्नी नहीं होगी। पत्नी क्या होती है? किसी पुरुष के साथ विवाह होने पर वह उसकी पत्नी होगी। किसी पुरुष के साथ विवाह होने पर वह उसकी पत्नी होगी। यहाँ पर महिला से फीमेल, ओवरऑल फीमेल। लेकिन यदि किसी फीमेल का किसी व्यक्ति विशेष के साथ विवाह हो जाता है तो उस व्यक्ति की वह क्या कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी। किसी एक व्यक्ति के साथ उसका विवाह होने पर वह उसकी क्या हो जाएगी? पत्नी कहलाएगी। ठीक है। लेकिन महिला की बात की जाए तो महिला कौन होती है? कुलीन वर्ग की स्त्री।
कुलीन वर्ग की स्त्री। कुलीन वर्ग की सामान्य स्त्री महिला है। सामान्य महिला, स्त्री केवल सामान्य महिला को स्त्री कह सकते हैं, हर कोई हो सकती है। पत्नी को हर कोई नहीं कह सकते। किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ उसका विवाह हो रहा है तो वह महिला उस व्यक्ति की क्या कहलाएगी दोस्तों? पत्नी कहलाएगी। और कुलीन वर्ग की महिला को हम क्या कह सकते हैं? कुलीन वर्ग की स्त्री को हम क्या कहेंगे? महिला कहेंगे। कुलीन वर्ग की स्त्री को हम क्या कहेंगे दोस्तों? महिला कहेंगे। तो अब तक जो हमारा आज का वृत्तांत रहा, आज की इस कक्षा में अभी अभी हमने जानना जो आरंभ किया था, वह जो हमारा बिंदु विस्तार प्राप्त जिसको करता चला गया, यह रहा आपका कौन सा दोस्तों? एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द। एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। तो इस एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द में परिभाषा के संदर्भ से हमने जाना, परिभाषा के संदर्भ से हमने क्या जाना कि ऐसे शब्द जो पढ़ने पर एक सामान्य अर्थ के प्रतीत होते हैं, एक समान अर्थ के प्रतीत होते हैं, पर वास्तविक अर्थ क्या होता है दोस्तों? उनका अलग होता है। वास्तविक अर्थ क्या होता है? अलग होता है। और यह क्या रहा हमारा उदाहरण? यह क्या रहा दोस्तों? हमारा उदाहरण रहा। उदाहरण, यह क्या रहा दोस्तों? हमारा उदाहरण रहा। तो ऐसे कोई भी शब्द जो लगते तो एक जैसे हैं, पर वास्तव में अर्थ इनका क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है। फिर अगली बात क्या आ गई कि भ्रमवश पर्यायवाची शब्दों में हम इनका प्रयोग करने लग गए थे। कहने का मतलब एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक प्रयोग हिंदी में क्यों घुसे? तो हम इसको कहाँ दे दिया स्थान? इनको पर्यायवाची शब्दों में स्थान देने लग गए। फिर अगली बात हमने जानी कि किसी कथन को या समझ को, सामने वाले को हम सरल बनाना चाह रहे हैं, कोई श्रोता को हम बात कहना चाह रहे हैं, तो वक्ता कोशिश यह करता है कि सुनने वाले के उसकी विचार, उसकी वार्ता बहुत अच्छे से और सरल ढंग से समझ में आ जाए। तो वह क्या करता है? उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव अर्थात उसके कोई विकल्प का शब्द खोजता है। और विकल्प के शब्द के संदर्भ में उसे पर्याप्त अगर जानकारी नहीं रहती तो वह ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठता है, जैसे कि हमने देखा अति, अधिक दोनों लगते एक जैसे, अर्थ अलग अलग। फिर अभिवादन, अभिनंदन है, प्रणाम और स्वागत, अनुरोध और आग्रह है कि एक तो प्रेम पूर्वक जिद है, प्रार्थना पूर्वक, और एक केवल जिद है। अभिभाषण लिख को पढ़ना, व्याख्यान का मतलब मन से बोलना, अपवाद का मतलब बिना किसी फैक्ट के आप दोष लगा रहे हो तो अपवाद है, और अगर आपके पास फैक्ट हैं फिर दोष कर रहे हो तो वह उसकी निंदा कहलाएगी। आकार का मतलब क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है। और रूप का मतलब आकृति होती है। उन्नति यानी कि अप में डेवलपमेंट, ऊपर की ओर विकास, और प्रगति का मतलब सामान्य विकास। काल होता है और आल समय, और युग होता है एक बाउंडेशन का समय। कार्य या कारण और हेतु में बात करें तो कार्य संपन्न करने के साधन को क्या कहा गया? कारण कहा गया, जिसको करण भी कहा जाता है। और हेतु यानी होता है उद्देश्य। चिन्ह का मतलब क्या था दोस्तों? निशान, और लक्षण होते हैं विशेषताएं। टीका मतलब सामान्य अर्थ, अर्थात किसी पुस्तक का सामान्य अर्थ लिख देना क्या कहलाता है? टीका। और भाष्य कहलाता है उसकी समीक्षात्मक विवेचना, अर्थात उसका विवेचनात्मक क्रम में व्याख्या कर दी जाए, विवेचनात्मक रूप से व्याख्या कर दी जाए तो वह कहलाती है भाष्य। फिर पढ़ा धारणा और विचार। धारणा मतलब हमने धारण कर लिया है, अर्थात हमें यह विश्वास हो गया है। विचार का मतलब होता है हमारा मत, हमारा मानना। निरीक्षक होता है व्यवस्था को जांचना, और परीक्षक होता है योग्यता को जांचना। योग्यता को जांचने वाला और व्यवस्था को जांचने वाला भी कह सकते हो, हैं? निरीक्षण, इसको ऐसे समझो, योग्यता को और व्यवस्था को जांचने वाला। ये बहुत अच्छे से समझना। निरीक्षक, यहां अगर आता दोस्तों निरीक्षण, तो निरीक्षण होता व्यवस्था को जांचना, व्यवस्था को जांचना। और कै यानी कार्य करने वाला, तो हम जांचने वाला। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी लिख सकते हैं परीक्षक का मतलब योग्यता को जांचने वाला, योग्यता को जांचने वाला। और परीक्षण का मतलब क्या हो जाता दोस्तों? परीक्षण का मतलब हो जाता योग्यता को जांचना, योग्यता को जांचना, योग्यता को जांचना। क्लियर? फिर बाद में हमने जाना पारितोषिक और पुरस्कार। पारितोषिक यानी प्रतियोगिता का रिजल्ट में पॉजिटिव परिणाम हो गया, और पुरस्कार जो सेवा कार्यों के संदर्भ में भेंट हो गई। प्रयत्न का मतलब साधारण सी ट्राई, और प्रयास का मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत। उसके बाद हमने जाने
जो आपके 3 वाले शब्द अनुसंधान, अन्वेषण और आविष्कार, तथा स्त्री, पत्नी और महिला, तथा इसी के साथ साथ संपत्ति और वैभव, जो संपत्ति होती है अर्जित, वैभव ऐश्वर्य होता है, हत्या अर्थात मार देना, हत्या यानी जान ले लेना, और बलिदान का मतलब जान दे देना। प्रेम के संदर्भ में मैंने आपको प्रेम की 3 प्रकार की स्थितियां बता ही दी, और स्नेह होता है जो आप में इन तीनों में दूसरे प्रकार का जो प्रेम है, कौन सा, वात्सल्य अर्थात छोटों से जो लगाव होता है उसे कहा जाता है स्नेह। तो दोस्तों यह था हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बिंदु, एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, जिसकी हमने अभी की कक्षा में चर्चा की। फिर मिलेंगे हम एक नई कक्षा में एक नए अर्थ विचार के बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।